हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा। 13 साल की उम्र में मैं बोर्डिंग स्कूल चले गया, दी असम वैली स्कूल। वहाँ पे इंडियाज गॉट टैलेंट की पूरी टीम आई। इंडियाज गॉट टैलेंट का जो ऑडिशन है वो हो चुका था जब मैं गया था वहाँ, तो हो चुका था। और तो सर ने फ़ोन किया टीम को कि तुम्हारा तो ऑडिशन ख़त्म हो गया है क्या? तो सब ने बोला हाँ ऑडिशन तो ओवर हो गया है, इन लोग ये पूरी टीम कल परसों निकल रही है। तो सर ने बोला तुम्हारा ऑडिशन हो कैसे गया जब फाइनलिस्ट मेरे सामने खड़ा है। जो मेरे गाने वार्नर के थ्रू आए हैं या फिर जो मैंने खुद अपने लिए रिलीज करे हैं वो मैं खुद लिखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खुद के गाने लिखने के बाद मैं जो स्टूडियो में गा पाऊंगा वो इमोशन परफेक्टली ट्रांसलेट होगा। मेरे दिल में खाली सी जगह थी कहीं, सपनों में जो देखा है तू है वहीं, लो चली आज मैं तो हूँ तेरी गली। हमने एक कवर किया था जरा जरा बोल के, जो जरा जरा फेमस गाना है, रहना तेरे दिल में का गाना है, तो उसका हमने कवर किया था। और आर माधवन ने और दिया मिर्ज़ा दोनों ने हमारा कवर शेयर किया, और उसके बाद से हमारी फॉलोइंग काफ़ी उससे ही पुश अप हो गई। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি চবে দেখা পাওঁ নেশ্যনেল টিভি চেনেলত বহুত ৰিয়েলিটি শ্ব'জ আহি থাকে। তাৰে মাজত ইণ্ডিয়া গট টেলেণ্ট ছিজন 2ৰ এগৰাকী শিল্পী আজি মোৰ লগত আছে। তেওঁ হ'ল সৈয়দ জৈন। 40,000 প্লাছ পাৰ্টিচিপেণ্টৰ মাজত তেওঁ ছেমি ফাইনেলিষ্ট, য়েছ 6জনৰ ভিতৰত এগৰাকী আছিলে। এওঁ হ'ল সৈয়দ জৈন। তেওঁ এতিয়া কি কৰি আছে তেওঁৰ বিষয়ে আমি জানিম। सो सयूज, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। नो इंट्रोडक्शन, आपको मैं एक गाना लेके स्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जी। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं सैया, सैया ये नरम नरम नशा है बढ़ता ही जाए, कोई प्रेम से घूंघटिया देता उठाए, तुझे जीत जीत हारूं ये प्राण प्राण वारूं,
हाय ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते, सैया 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 सैया, हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा, मैं तो तेरी तू है मेरा। थैंक यू सो मच सेविज, बहुत अच्छा लगा रियली। एक शिल्पी के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए उसका वॉइस, खास करके जो सिंगर होता है, बहुत मायने रखता है। योर वॉइस इज सो स्वीट। थैंक यू सो मच। एंड अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हो, हम लोग का ऑडियंस को एक बार एड्रेस कीजिए प्लीज। तो अभी मेरा एक बैंड है जो और वो बोल के, हम लोग बॉम्बे में प्रैक्टिस परफॉर्म सब करते हैं, एंड वी मोस्टली डू मतलब वेडिंग्स और कमर्शियल शोज हम लोग ज़्यादातर करते हैं, एंड अभी रिसेंटली वी हैव आल्सो स्टार्टेड टू डू इंटरनेशनल शोज। हमारा रिसेंटली एक टर्की में शो था, तो मोस्टली बॉलीवुड सेट रहता है हमारा, और कमर्शियल वेडिंग स्पेस में हम लोग ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। और मेरे बैंड में वायलिन फ्लूट आर द टू एग्जॉटिक इंस्ट्रूमेंट्स, सो अधिकतर बैंड्स में गिटार बेस ड्रम्स एंड सिंगर ऐसा ज़्यादातर कॉम्पोजिशन रहता है, बट मेरे बैंड में देर इज़ ऑल्सो एन इंक्लूजन ऑफ एग्जॉटिक इंस्ट्रूमेंट्स, सो वायलिन है उसमें, फ्लूट है उसमें, दैट एड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडियननेस टू द काइंड ऑफ सेट दैट वी डू। तो हम जिस तरीके के गाने करते हैं उसमें एक वो इंडियन टच भी रहता है, तो दैट इज़ द बैंड दैट आई परफॉर्म विथ। उसके अलावा मेरे खुद के भी गाने हैं, मैं गाने लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, और ये सारे गाने या तो मेरी कंपनी के लिए रहते हैं या मेरे खुद के लिए। जो मेरे खुद के लिए गाने हैं वो वार्नर म्यूजिक इंडिया, जो कंपनी वार्नर जो इंटरनेशनल कंपनी, उसका इंडियन ब्रांच जो म्यूजिक का है, उसके थ्रू इट्स कम आउट। 2 of my songs have come out, one is Jindadi and the other one is Betabiya, that's through Warner। और जिंदड़ी को काफ़ी प्यार भी मिला, जिंदड़ी हैज़ क्रॉस्ड ओवर 1 million views ऑन यूट्यूब, एंड उसके अलावा ये तो मेरे 2 वेंचर्स मेन जिसमें मेरा समय जाता है। एक थर्ड वेंचर दैट वी डू इज़ कॉल्ड आवर स्पेशल सॉन्ग। तो वेडिंग सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, स्पेशली फॉर म्यूजिशियंस। तो उसके अंदर व्हाट माय कंपनी डज इज, सपोज किसी कपल की शादी हो रही है, कोई कपल है, मी एंड माय टीम, हम लोग पहले उनकी पूरी स्टोरी समझते हैं, हाउ दे मेट, हाउ दे फेल इन लव, पहली डेट कहाँ पे गए, कौन सा कॉफी ऑर्डर किया, क्या टी शर्ट पहने हुए थे, everything about them we find out, and then we have a team of artists, musicians, animators, we create a song, गाना हम बनाते हैं उनके कहानी के ऊपर। तो जैसे हमने क्लाइंट का गाना बनाया जिसका लव एट फर्स्ट साइट स्टोरी था, तो हमने लिखा नजरें मिलाई जब से है पाया ये जहान, विच मीन्स जैसे हमने एक दूसरे को देखा हमें लगा पूरा जिंदगी, पूरा दुनिया हमारा है। सो उनकी कहानी के बेसिस पे हम उनके लिए गाना लिखते हैं। अब वो ये गाना अपने प्री वेडिंग शूट में, आफ्टर मूवी में, और इनविटेशंस में, और संगीत पे बहुत सारे यूजेस में वो लोग ये गाना लेते हैं। और वेडिंग्स का तो आप जानते हो, आजकल अंबानी का आप देख ही रहे हो कितना लोग अपना वेडिंग को स्पेशल बनाने के उसमें रहते हैं। सो ये जो गाना लिखते हो आप लोग, ये लिरिक्स कौन लिखता है, आप खुद लिखते हो? मैं खुद के गाने खुद लिखता हूँ। जो मेरे गाने वार्नर के थ्रू आए हैं या फिर जो मैंने खुद अपने लिए रिलीज करे हैं, वो मैं खुद लिखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खुद के गाने लिखने के बाद मैं जो स्टूडियो में गा पाऊंगा वो इमोशन परफेक्टली ट्रांसलेट होगा। मतलब जो मैं जब फील कर रहा हूँ उस समय मैंने जिस
थॉट से लिखा है वो ही थॉट मैं स्टूडियो में गाते समय रख पाऊंगा। Right. अगर किसी और ने मेरे लिए वो गाना लिखा है तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैं उसको उतना जस्टिस नहीं कर पाऊंगा स्टूडियो में एज अ सिंगर। तो मैं खुद के गाने तो खुद ही लिखता हूँ। और जहाँ तक बात है आवर स्पेशल सॉन्ग की, तो टीम है, फिर वो पूरी एक टीम है। वो डिपेंड करता है अगर आपको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, गुजराती में चाहिए, कौन से लैंग्वेज में चाहिए, सारे में तो मैं नहीं लिख पाता हूँ। तो मेरी टीम है वो लिख देते हैं जिसका हाँ, प्रोजेक्ट आप लोग का जो ये थीम है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये शायद नया है मुझे लग रहा है। राइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज मेरा कोई लव स्टोरी है, मेरा सपोज वाइफ का साथ में, तो आप लोग उसको कैप्चर करते हो बढ़िया से और देन यू राइट ए सॉन्ग ऑन दैट। दिस वेरी इम्प्रेसिव। सो इसका आउटकम जो है, जो कस्टमर्स का, क्लाइंट का बोलेंगे हम लोग, तो उनका फीडबैक कैसा रहा और एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोग का? तो फिर अधिकतर सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं क्योंकि उनको अपनी शादी के लिए कुछ अलग करना है। मतलब उनको क्योंकि अधिकतर शादी में क्या होता है, खाना, संगीत, वही डेकोरेशन, मतलब कुछ ऐसा यूनिक और स्पेशल मतलब रहता है। बट दे आर ऑलवेज लुकिंग, सब देख रहे होते कि मैं अपनी शादी में ऐसा क्या करूं कि लोग याद रखें और मैं भी याद रखूं। तो उस टाइप के मोस्टली क्लाइंट्स आते हैं। और रिस्पॉन्स हैज़ बिन, मतलब रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा रहा है अभी तक। हमने जो एक रील डाला था जिसमें एक्सप्लेन किया था कि हम करते क्या है, दैट हैड हिट ओवर 1 मिलियन व्यूज ऑन इंस्टाग्राम। और जब हम प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, जब हमारा गाना कंप्लीट हो गया, एनिमेशंस अगर आप वो करते हो तो वो कंप्लीट हो गया, जब डिलीवर करते हैं तो विदाउट फेल हर बार जो ब्राइड है वो रोती है। देयर इज नो, हमने एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया जब हम डिलीवर कर रहे हैं तो क्लाइंट्स एकदम मूव नहीं हो जाते। वो उनके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हार्ट टचिंग, किसी को अपने अपना कहानी बताया, उसने इसको म्यूजिक में कन्वर्ट किया। तो अगर आप म्यूजिक लवर हो और आप रोमांटिक हो बाय नेचर, तो ये जब हम डिलीवर करते हैं तो फिर वो एक अलग लेवल का उनके लिए एक्सपीरियंस होता है। हर एक सिंगल ब्राइड एंड ग्रूम्स तो एंजॉय करते ही है प्रोडक्ट, बट स्पेशली द ब्राइड्स, उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली मूव हो जाता है जब भी हम डिलीवर करते हैं। तो रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया रहता है। एक्चुअली हम लोग जहाँ पे देखते हैं लोग डेकोरेशन, आपने जस्ट मेंशन किया अभी, डेकोरेशन पे, खाने पे बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं। बट ये जो आपने बताया अभी, जो आप लोग का थीम है, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है एंड ब्राइड एंड ग्रूम को बहुत अच्छा भी लगेगा, स्पेशल फील कराने में सबसे काम आएगा ये इवेंट। एक्चुअली मुझे आई रियली फेल्ट गुड। यस सयूज, आप 2010 तब आपका एज कितना था इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 2 में जब आप गए थे? तो वहां से अभी तक का जर्नी आप शॉर्टली हम लोग का ऑडियंस को एक बार शेयर कीजिए। मैं उस समय 13 साल का था और मैं तब भी म्यूज़िक सीखता था। मेरी गुरुमा थी रोजी ब्रह्मा, तो मैं गुवाहाटी में तब यहाँ पे म्यूज़िक सीखता था। और 13 साल की उम्र में मैं बोर्डिंग स्कूल चले गया, दी असम वैली स्कूल। वहाँ पे इंडियाज़ गॉट टैलेंट की पूरी टीम आई, तो टैलेंट स्काउट करने के लिए। और स्टोरी ऐसा है कि मेरे जो हाउस मास्टर थे मिस्टर शुक्ला, अभिनव शुक्ला, तो वो उन्होंने पहचाना कि मैं गा सकता हूँ। और इंडियाज़ गॉट टैलेंट का जो ऑडिशन है वो हो चुका था जब मैं गया था वहाँ, तो हो चुका था। और तो सर ने फ़ोन किया टीम को कि तुम्हारा तो ऑडिशन ख़त्म हो गया है क्या? तो सब ने बोला हाँ ऑडिशन तो ओवर हो गया है, इन लोग, ये पूरी टीम कल परसों निकल रही है। तो सर ने बोला तुम्हारा ऑडिशन हो कैसे गया जब फाइनलिस्ट मेरे सामने खड़ा है? तो उस चक्कर में उन्होंने फिर एक बार ऑडिशन कराया मेरा, और फिर वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। फर्स्ट असम वैली में सिलेक्शन हुआ, वहाँ से हमें बुलाया गया कैलकटा। हम गए, मेरी पूरी फैमिली गई, एंड मान लो 15-20 दिन बाद फर्स्ट ऑडिशन के हमें वहाँ पे समन किया। वहाँ सुबह हम लोग पहुँचे 9 बजे के आसपास, और मेरा ऑडिशन का टाइम आया रात का 1 बजे ऑलमोस्ट। तो पूरे दिन वहाँ हमें वेट करना पड़ा। रात को, ये सब तो रियलिटी शो का पार्ट है ही, रहता ही है। फिर रात को अराउंड 1 बजे हम गए वहाँ, परफॉर्म किया, एंड तब किरण खेर, साजिद खान और सोनाली बेंद्रे जजेस थे, और उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया, कि स्पेशली किरण खेर जी ने, उनको तो मेरा गाना इतना अच्छा लगा वो रोने लग गई फर्स्ट ऑडिशन के टाइम पे।
फिर वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ ऑन टू द क्वार्टर फाइनल्स बॉम्बे में थे, तो वहाँ पे फिर मैंने 2-3 महीना सीखा। वहाँ पे एक सर थे मुकेश परमार बोल के, ओके वो मुझे ऑलमोस्ट 1-1.5-2 महीना एक ही गाना सिखाए, सुबह से दोपहर शाम तक। तो मैं तो था भी छोटा, 12-13 साल का था, तो बहुत कुछ सीखने मिला। बहुत टफ था, लेकिन उसमें समझ आया कि 2 मिनट टीवी में आने के लिए कितने महीने तैयारी करनी पड़ती है, कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है। बट क्वार्टर फाइनल्स हुआ, अच्छा गया। मैं गुवाहाटी से हूँ, तो गुवाहाटी के बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। तब यहाँ पे बहुत मार्केटिंग हमने किया था, तो सबने वोट्स, सब तो वोट्स होता था, तो वोट्स काफ़ी सारे आए थे, और सेमीफाइनल्स में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर सेमीफाइनल्स तक हाँ, परफॉर्म तो किया। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले आप लोग का जो किरण खेर जी ने जो गाना पे रो दिए थे, वो गाना कौन सा था? आप एक बार वो गाना था, दो मुखरा अगर। वो गाना तो मुझे उतने अच्छे से याद नहीं, बट मैं फिर भी Okay. तो थोड़ा सा गा के बताता हूँ। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, है राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। नाइस। हाँ, ये राइट। गाना हमने किया था। तो उसके बाद में उसके बाद सेमीफाइनल्स हुआ। सेमीफाइनल्स में उसके बाद से मेरा फाइनल्स तक मैं नहीं पहुंच पाया। सेमीफाइनल्स तक मेरा इंडियाज़ गॉट टैलेंट का जर्नी रहा। उसके बाद एक तरह से मैंने मान लिया था कि मुझे बॉम्बे ही जाना है। उसके बाद मैंने मान लिया म्यूज़िक ही मेरी ज़िंदगी है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, मुझे इसमें ही मेहनत करना है। तो बस वहाँ से मैं लग गया, और स्कूलिंग ख़त्म करके कॉलेज में मैंने मुंबई में एडमिशन ले लिया, HR कॉलेज में। ओके और वहाँ पे बस मेरा फिर बैंड बन गया। फिर बैंड से हम लोग एकदम लो लेवल के शोज़, एकदम बेसिक शोज़ से चालू कर करके, ग्राइंड कर करके, मेहनत कर करके हमने अपना एक वो पोर्टफोलियो बना लिया Right. ऑफ अलग अलग टाइप के शोज़ हम करने लगे। राइट। और साथ ही साथ मैं अपने म्यूज़िक पे भी काम करने लगा। वहाँ पे मैंने कादिर मुस्तफ़ा खान साहब के अंडर सीखा काफ़ी टाइम। बस फिर वहाँ पे तो बैंड का काम चलता गया, मेरा खुद का ओरिजिनल का काम चलता गया, खुद के गाने चलते गए। साथ ही साथ आवर स्पेशल सॉन्ग ऐसे चालू हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी समीक्षा बोल के, उसे मेरी आवाज़ बहुत पसंद थी। और उसने बोला था कि मेरी शादी में तुम कुछ तो करोगे। अब मैं बोला मैं कर दूंगा, बट आपको बताना तो होगा ना क्या करना है एग्जैक्टली। और ये उन्होंने शादी के 5 साल पहले बता दिया था मुझे। और जब शादी का टाइम आया, तो मुझे उन्होंने फ़ोन करके बोला टाइम हैज़ कम, अभी तुमको मेरी शादी के लिए गाना बनाना है। और मुझे लगा ठीक है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं प्रोसेस क्या रहेगा, किसी के लिए गाना कभी बनाया नहीं है। तो बस फिर मैं उनकी कहानी समझने में लग गया। मैं बस ये सोच रहा था कि मैं कैसे उनको पर्सनल गिफ्ट दूँ कि वो सुने तो उन्हें लगे कि ठीक है, ये मेरे लिए बना है। बस उसी प्रोसेस में ट्रायल एरर मेथड के करते करते उनका गाना बन गया, और उनका गाना बहुत अच्छा रिसीव हुआ, मतलब बाय द पब्लिक ऑल्सो एंड बाय देम ऑल्सो, दोनों को बहुत ऐसा पसंद आया। बस फिर मुझे इतना मज़ा आया उस काम में कि मैंने सोचा अगर मैं ये इस कपल के लिए कर सकता हूँ और इतनी खुशियाँ उन्हें दे सकता हूँ थ्रू द आर्ट दैट आई हैव, मेरे म्यूज़िक के थ्रू, तो बस फिर मैंने सोचा कि अब मुझे यही करना है। तो वैसे आवर स्पेशल सॉन्ग बन गया, जो और वो के शोज चलते गए और मेरे खुद के गाने भी चलते गए। सीरियसली ये जो आपने बताया अभी मेरे स्पेशल सॉन्ग्स, ये थीम ही मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। सुनने में अच्छा लगता है, कुछ अपना फील होता है, राइट? पर्सनल। तो हाँ, तो आपने खुद बना के लिरिक्स एंड ट्यून आप डाल के जो गाना आपने प्रेजेंट किया है, वो अगर दो मुखरा आप सुना दीजिए। जी ज़रूर। तो ये गाना मैंने लिखा था अभी रिसेंटली एक कपल के लिए। गाने का नाम है सुकून। ओके। मेरे दिल में खाली सी जगह थी कहीं, सपनों में जो देखा है तू है वहीं, लो चली आज मैं तो हूँ तेरी गली,
मेरी ख्वाबों की दुनिया अब तेरी हुई, कब से बैठी मैं तेरी आस में, पास में भटके दुनिया तू किसकी तलाश में, जाने नू जानना मैं मांगी थी रब से कितनी दुआएं यूं, क्या कहूँ बन जाऊं तेरे दिल की आरज़ू, सीने में मेरे धड़कता बस तू ही तू, तेरे बिन मैं क्या करूं, तेरी पनाह में मिल जाए मुझको सुकून, सही जाए ना दूरी आओ ना, सताओ ना, नैनों से नैनन अपने मिलाओ ना। नाइस, रियली बहुत अच्छा है। थैंक यू एंड so much. या हम लोग को पता है कोई भी ऐसे एक टीम को, जैसे आप लोग का जो और वो ये एक बैंड है, बैंड को लीड करने के लिए बहुत सारा रिसोर्सेज चाहिए, जो आप लोग ऑलरेडी बहुत दिनों से कर रहे हो। आपने बोला ट्रायल एंड एरर करते करते एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा एक पोर्टफोलियो आप लोगों ने अभी बनाया है। अप्स एंड डाउन होता है डेफिनेटली। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी क्या अप्स एंड डाउन आप लोगों ने फील किया है, स्ट्रगल फेस किया है, वो शॉर्टली एक बार मैं जानना चाहता हूँ। जो और वो स्पेसिफिक मैं अगर आपको बताऊं तो एज एन आर्टिस्ट मुंबई में कोई कमी नहीं है। मुंबई में आपको आप गली में एक आवाज़ लगाओगे तो एक बैंड मिल जाएगा आपको, इतना तादाद में बैंड्स और म्यूजिशियंस है। और इसका काफ़ी हद तक फ़ायदा काफ़ी सारे क्लब्स और पब्स उठाते हैं। ढंग से कॉम्पनसेशन ना देना टाइम पे, क्योंकि एज अ म्यूजिशियन आप स्ट्रगल अगर कर रहे हो तो आपको भी तो घर चलाना है, आपको भी अपना देखना है कि मैं सस्टेनेबली इस काम को कर सकूं। तो उस कारण से काफ़ी इनिशियली तो स्ट्रगल रहा है, इन द सेंस के आपको क्लब्स बुला लेंगे बट टाइम पे आपको बोलेंगे आपको एक्सपोजर हम दे रहे हैं, आपको हम परफॉर्म करने दे रहे हैं, आपको हम वहाँ का खाना दे देंगे, पर उस खाने से आपका जो ट्रू वैल्यू है, जो कॉम्पनसेशन आप डिजर्व करते हो, वो आपको नहीं मिलता है उससे। और वो तो एक साइड ऑफ द स्ट्रगल है ही। उसके अलावा अगर आप ओरिजिनल म्यूजिक करते हो, ये तो आप अगर आप बॉलीवुड गाने क्लब्स में शो करोगे, ओरिजिनल म्यूजिक करोगे तो फिर आपको धीरे धीरे ही आपका ऑडियंस बेस डेवलप होता है। अगर आप सोचोगे कि आप एक बार में कुछ कर लोगे तो वो कभी होता नहीं है कि आपने एक गाना निकाला, और वो काफ़ी हद तक कम होता है, लेकिन वो स्ट्रगल पीरियड तो डेफिनेटली रहता है। और जो और वो को लेके हमारे बैंड में भी जैसे लाइफ आगे बढ़ता है तो सब अपने अपने डिसीजंस लेते हैं कि करना है नहीं करना है, आगे बढ़ना है, किस टाइप की म्यूज़िक करना है। तो काफ़ी लोग के फैमिली रिलेटेड क्वाम्स रहते हैं, फैमिली रिलेटेड काम आ जाता है, या फिर म्यूज़िक अलग टाइप का वो करना चाहते हैं। तो ऐसे करके काफ़ी लोग भी चेंज हुए हैं बैंड में। अभी एक दो प्लेयर्स जो हमारे साथ बैंड में थे, वो कहीं और काम करते हैं, कोई दूसरे प्लेयर्स अब हमारे साथ हो गए। तो बैंड का खुद का एक लाइफ होता है। बैंड जहाँ चालू होता है और जहाँ एंड अप होता है उसका खुद वो एक एंटिटी है खुद में। वो ना आप है ना हम है ना कोई प्लेयर है, वो बैंड एक अलग सा एंटिटी है। तो उसका ग्रोथ रहता है, उसका ग्रोथ को आपको अडेप्ट करना आना पड़ेगा कि चलो अगर आज ये इन्हें वापस अपने घर जाना है कोई काम से, तो हमें किसी और को ढूंढना पड़ेगा बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। वो हम नहीं रोक सकते। तो उस चक्कर में भी काफ़ी रेजिलिएंट रहना पड़ता है। प्लस ऑब्वियसली सोसाइटी का और इसका उसका प्रेशर तो रहता ही है कि आपको यू हैव टू मेक इट, यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू डू दैट। उस मामले में वेडिंग इंडस्ट्री और जो कॉर्पोरेट शोज और ये वो काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि कॉम्पनसेशन वाइज, एक्सपोजर वाइज बहुत अच्छी इंडस्ट्री है काम करने के लिए। तो उस स्फीयर में, उस
लाइन में हमारा काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ रहा है। राइट। हाँ सो आप लगभग 9-10 साल शायद मुंबई में रह चुके हो, जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। मुंबई का जो ये मार्केट है, ये इंडस्ट्री का, और अभी आप ऑलमोस्ट गुवाहाटी में सेटल हो या फिर आप मूव कर रहे हो? मेरी जो इंडस्ट्री है, वेडिंग इंडस्ट्री हो गई या फिर ओरिजिनल गानों की भी, ओरिजिनल गानों की तो इतनी नहीं, बट जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो प्राइमरीली अक्टूबर से लेकर फरवरी तक चलती है। Okay. तो मान लो ये 5-6 महीने सबसे ज़्यादा वहाँ काम रहता है। तो मैं पर्सनली 5 महीने वहाँ रहता हूँ और बाकी टाइम मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ Right. अपना काम करता हूँ, Right. यहाँ से काम करता हूँ, यहाँ पे भी गाने लिखता हूँ। राइट। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि मुंबई से भी थोड़ा दूरी कभी कभी ज़रूरी होती है। ये मुंबई लाइफ इतनी तेज़ है, वहाँ किसी को एक बार खाने का भी समय नहीं है। वहाँ लोग लोकल ट्रेन से उतर के वड़ा पाव एक लिया, काम पे चले गए। और मैं पर्सनली उतना ज़्यादा फास्ट पेस्ड पूरे साल नहीं जी सकता। मुझे 4-5 महीने वहाँ जाके काम अच्छा लगता है करना, उसके बाद मैं अपने घर आ गया बाकी 6-7 महीने और वहाँ पे अपना आराम से। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन वही था कि मुंबई का जो लाइफस्टाइल है और हम लोग का गुवाहाटी आसाम का जो लाइफस्टाइल है, बहुत अंतर है। जी। इंडस्ट्री वाइज अगर हम लोग कंपेयर करें, ये आपका जो इंडस्ट्री है, आपका जो थीम है, ये थीम का कोई मार्केट गुवाहाटी में भी हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो उस पे आपका नज़र क्या है, आप ओपिनियन क्या होगा? राइट। सो आप बैंड का पूछ रहे हो या आप आवर स्पेशल सॉन्ग? हाँ, ये स्पेशल सॉन्ग का जो यहाँ पे क्या थीम है। हाँ तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमारे इंटरनेशनल रह चुके हैं। तो जब हम उनसे कहानी पूछते हैं तो वो मोस्टली जूम पे ही होता है, जूम मीटिंग्स पे ही होता है। तो आप कहीं पे भी बैठ के आप ये कर सकते हो, ये जो हमारा काम है। जहाँ तक बात है गुवाहाटी और बॉम्बे की, मेरे क्लाइंट्स गुवाहाटी के भी रह चुके हैं। ओके। तो जहाँ पे भी आप अपनी शादी में एक यूनिकनेस लाना चाहते हो, इट्स नॉट मतलब वो एक सिटी से स्पेसिफिक नहीं है कि मुंबई में ही है या दिल्ली में ही है। मैं म्यूजिशियंस हो सकता है अधिकतर मुंबई से लेता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ 10 साल से हूँ। तो वहाँ पे मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि इससे ये वाला प्रोजेक्ट अच्छे से हो पाएगा या उससे ये वाला प्रोजेक्ट अच्छे से हो पाएगा। बट क्लाइंट्स और प्रोग्रेस की जहाँ तक बात है, वो आप नॉर्थ ईस्ट हो, असम हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, बाहर हो, जहाँ भी देसी शादी है, जहाँ भी लोग अपनी शादी धूमधाम से मनाना चाहते हैं, वहाँ इसका ग्रोथ है। रिसेंटली आप जो तुर्की में एक डेस्टिनेशन वेडिंग में जाके परफॉर्म किया है आप लोगों ने, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए और उसका फीडबैक क्या था वो बताइए थोड़ा। ओके। तुर्की में हमारा शो बहुत सुंदर था। मतलब पर्सनली मुझे मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट शोज लगा है। जो क्लाइंट थे जिनकी शादी थी, बहुत स्वीट थे। जो इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक पैलेस में था। तो इट वाज एक पैलेस था, डॉक मतलब यार्ड में था, और पीछे पानी और ब्रिज, और हम पानी और सनसेट और ब्रिज के बैकड्रॉप में वहाँ स्टेज बनाया हुआ था। बहुत सुंदर डेकोर, बहुत सुंदर स्टेज, और जो लोग भी थे वो बॉलीवुड लवर्स, उन्हें हिंदी गाना इतना पसंद है। और हमारा यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ पे हमारा स्टे, हमारा खाना पीना, हमारा सब कुछ का इतना उन्होंने बढ़िया से ध्यान रखा, इतना उन्होंने इंश्योर किया कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, और इतनी स्वीटली शो में हमारे साथ एंजॉय किया। बहुत आर्टिस्ट को ये भी फ़र्क पड़ता है कि आपके शो में रिस्पॉन्स कैसा है। काफ़ी जगह ऐसा होता है कि लोग बैठे हैं, लोग आपस में बात कर रहे हैं और आप परफॉर्म कर रहे हो। राइट। बट हमें भी सबसे ज़्यादा वहाँ मज़ा आता है जहाँ पे जो लोग हैं वो एकदम इन्वॉल्व हो जाए। 15-20 मिनट वो बैठे थे, उसके बाद बाकी के पूरे शो वो एकदम स्टेज के सामने आके अपना नाइट को एंजॉय कर रहे थे। तो वो जब एंजॉय करते हैं तो हम भी एंजॉय करते हैं। और टर्की एज अ जगह भी बहुत सुंदर है। मुझे शहर में भी घूमने में बहुत मज़ा आया। कल्चर बहुत रिच है वहाँ का। ओवरऑल एक्सपीरियंस अमेजिंग। आई हैड अ अमेजिंग टाइम, ब्यूटीफुल। राइट। एक आर्टिस्ट के लिए एक्चुअली ऑडियंस के साथ में कनेक्शन, जो कनेक्ट हो पाना, वो बहुत
बड़ा बात होता है। जो आपने वो फील किया है तो वही आपका मेन सक्सेस हो रहा है, राइट? जी। सो अभी आप एक अच्छा गाना हम लोग का ऑडियंस के लिए आपका मन से। दम दर मस्त मस्त दम दर मस्त मस्त दम दम ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना ओ दम दर मस्त मस्त दम दर मस्त मस्त दम दम ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना तेरे बिना बेसुवादी रतियां ओ सजना तेरे बिना बेसुवादी रतियां ओ सजना हो रुखी रे काटू रे कटे ना दम दर मस्त मस्त दम दर मस्त मस्त दम दम ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना। रियली ऑसम। एक्चुअली सयूज, मैं ये बिलीव करता हूँ आज का ज़माना जो है इंटरनेट का ज़माना है, राइट? आपका वॉइस इतना अच्छा है, यू संग सो वेल। थैंक यू। सो आज का ज़माने में कोई भी कहाँ पे भी बैठ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करके एक अपना छाप सोसाइटी में ला सकता है, राइट? तो ये चीज़ का फ़ायदा आप कैसे उठा रहे हो? सही बोला आपने, सोशल मीडिया पे ही आजकल आपका करियर काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ा सकते हो। अभी रिसेंटली एक आर्टिस्ट है हनुमान काइंड बोल के, उनका एक गाना आया बिग डॉग्स, वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया और मतलब काफ़ी टाइम से वो परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से वो ग्रो कर रहे हैं, बट उनका एक गाना ऐसा चला कि पूरे दुनिया में लोग पागल हो गए। तो सोशल मीडिया बहुत पावरफुल टूल है फॉर आर्टिस्ट्स, फॉर इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, जो भी इस आर्टिस्टिक लाइन में हैं, और कोई बिजनेस भी। आजकल आप कोई भी बिजनेस भी देख लो तो बिजनेस का भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब के बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। आपको लोगों तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग में, अब पहले हम टीवी एड्स सोचते थे या फिर हम रेडियो एड्स सोचते थे, आजकल ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम मार्केटिंग सोचते हैं कि पूरा का पूरा मैं इंस्टाग्राम में इसको रील में कैसे आगे बढ़ा दूँ। तो मेरा तो ये कोशिश रहता है कि मैं कंसिस्टेंसी में बिलीव करता हूँ कि आप जितना ज़्यादा आप आउटपुट दे सको उतना आपको आउटपुट देना चाहिए, अगर आपको नंबर से उतना फ़र्क पड़ता है। और आपको ज़्यादा कंटेंट तो बाहर आउटपुट करना ही पड़ता है, बट साथ ही साथ आपको ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि जो भी मैं आउटपुट डाल रहा हूँ दैट इज़ माई ऑथेंटिक सेल्फ, मतलब वो मेरे दिल से निकला है, वो ऐसा नहीं है कि मैं बस डालने के लिए डाल रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ धीरे धीरे होता है, लेकिन आपको लगे रहना पड़ता है। वो ऐसा नहीं है कि आप, मतलब एक रील आपका हो सकता है वायरल हो, कभी भी हो सकता है, वो आप नहीं जानते हो, लेकिन उसके लिए आपको महीनों तक, अगर आपका व्यूज़ नहीं भी आया तो आपको कंसिस्टेंटली डालते रहना पड़ेगा। आपको अपने थॉट्स को बाहर डालना होगा, वेदर इट बी थ्रू म्यूज़िक या पेंटिंग या डांस या जो भी हो। तो मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि कंसिस्टेंसी में आपको भरोसा रखना चाहिए, क्वालिटी का आपको आउटपुट रखना चाहिए, और अपना ऑडियंस बेस धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जैसे प्रतीक कुहाड़ बोल के एक आर्टिस्ट है, वो अब ऑलमोस्ट 8-10 साल से परफॉर्म कर रहे हैं और वो अब वर्ल्ड वाइड फिनोमेना बन चुके हैं। उनका एक गाना कोल्ड मैस बराक ओबामा के टॉप सॉन्ग्स में के लिस्ट में आया था, और वो तब से यूट्यूब कर रहे हैं जब यूट्यूब वाज रिलेटिवली न्यू, जब नया नया आया था, बट वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं और अपने मन का करते हैं। जो उनके सारे गानों में आपको ये पता लगेगा कि वो उसमें कोई वो नहीं चाह रहे हैं कि आप सुनो उनका गाना, वो सुने तो बढ़िया है, अगर ना सुनो तो भी आप वो खुद क्या बोलना चाह रहे हैं थ्रू द म्यूजिक, वो ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो मैं यही मानता हूँ, ऑथेंटिसिटी और कंसिस्टेंसी। यस, सो आपका जो प्रोफाइल मैंने चेक किया था, सो उसमें आप पंकज अडवाणी का जो इवेंट में आप लोगों ने परफॉर्म किया था, वो चीज़ को शंकर एहसान लोई ने
लाइक भी किया है, तो वो चीज़ आपको कैसा लगा? बिकॉज ही इज अ स्टार लेजेंड. सो पंकज अडवाणी के वेडिंग में हमने परफॉर्म किया था. इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. मुंबई में ही था और दैट वाज सॉर्ट ऑफ मतलब हम रिलेटिवली हमारे करियर के स्टार्टिंग में ही था. इतना ज़्यादा भी हमने शोज़ नहीं करे थे अब तक, बट जो और वो ने बहुत अच्छा काम किया. मैं बहुत खुश था उस परफॉर्मेंस के बाद. और शंकर महादेवन और दिया मिर्ज़ा ने एक्चुअली हमारा एक कवर लाइक किया था. हमने एक कवर किया था ज़रा ज़रा बोल के, जो ज़रा ज़रा फेमस गाना है, रहना तेरे दिल में का गाना है, तो उसका हमने कवर किया था. और आर माधवन ने और दिया मिर्ज़ा दोनों ने हमारा कवर शेयर किया और उसके बाद से हमारी फॉलोइंग काफ़ी उससे ही पुश अप हो गई. उससे हमें थोड़ा रिकॉग्निशन भी मिला. तो हाँ, द शो पंकज अडवाणी का वो तो बढ़िया था ही, साथ ही साथ हमारा जो कवर को इतना प्यार मिला, इतना रिस्पॉन्स इतना बढ़िया रहा, उससे काफ़ी हेल्प हुआ और हमें काफ़ी अच्छा लगा. राइट. सो अब अभी स्ट्रगल फेज में हो, थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड कर चुके हो, तो जो न्यू कमर्स है इस म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाह रहे और कर रहे हैं, उन लोग को क्या क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए? आपका साइड से थोड़ा सा सजेशंस. मुझे लगता है सबसे पहले तो आपको अपना स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. आप क्या चीज़ में अच्छे हो, आपको क्या करना है, आपका दिल क्या बोलता है. अगर आपको गाने में मज़ा आता है, आपको गिटार बजाना है, आपको पियानो बजाना है, आपको प्रोडक्शन अच्छा लगता है, क्या क्या करना क्या है. उसके बाद उस स्किल्स को आपको होन करना पड़ता है. उस स्किल्स पे आपको बहुत मेहनत से काम करना पड़ता है. और कभी भी जो ट्रेंड चल रहा है, मेरा ये ओपिनियन है, उस पर इतना भी ध्यान नहीं देना चाहिए. आपको अपना दिल जो आपका बोलता है कि मुझे, हो सकता है आपको राजस्थानी फोक म्यूजिक जब आप गाते हो तो आपकी आवाज़ में बेटर लगता है, आपको ज़्यादा मज़ा आता है. हो सकता है आपको इंडी सॉफ्टर सॉन्ग्स जब आप गाते हो तो अच्छा लगता है. हो सकता है आपको एक इंस्ट्रूमेंट पसंद है, दूसरा ना पसंद है. तो जो भी आपको पसंद है, सबसे पहले तो आपको वो स्किल्स पे रिलीजियसली सिस्टमैटिक तरीके से काम करना चाहिए. कोर्स के थ्रू या स्कूल जाके, म्यूज़िक स्कूल जाके, या फिर कुछ भी एक ऐसा चीज़ जो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सिखाए. तो उस पर आपको डेफिनेटली काम करना चाहिए. वो आपका स्किल डेवलपमेंट साइड हो गया. नाउ आउटपुट साइड, जो दुनिया देखेगी, जिससे आपका नाम होगा. सबसे पहले तो आपको अपना सोशल मीडिया अकाउंट को सीरियसली लेना चाहिए. रिलेंटलेसली मेहनत करनी चाहिए. आउटपुट जैसे मैंने कहा कि ऑफन आना चाहिए. हफ्ते में 2, 3, 4 बार आप आउटपुट दे रहे हो, क्वालिटी का आउटपुट दे रहे हो, क्वालिटी का गाना पे काम कर रहे हो, अपनी ओरिजिनल्स पे भी काम कर रहे हो. बस सीखते चले जाओ और गाना गाते चले जाओ. दैट्स द बेसिक मंत्रा. कब क्या काम करेगा आपको कोई आइडिया नहीं है, और बस करते चले जाओ. एसेंशियली तो मैं यही बोलूँगा. और गेट यूज टू द फैक्ट, मतलब ये बात आप मान लो कि हो सकता है आपका 2 साल में जहाँ आप हो वहीं हो सकता है 5 साल में जहाँ आप हो आप वहीं हो सकता है 7 साल में जहाँ आप हो वहीं हो, 8 साल में आप कहीं और ही पहुँच गए. तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये मैं सक्सेस के लिए नहीं कर रहा है, ये मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा है, ये मैं कहीं पहुँचने के लिए नहीं कर रहा है, ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा. बेसिकली अब ये बोलना चाह रहे हो कंसिस्टेंसी. यस, करते रहना है ऑनेस्टली, दिल से जो आपको अच्छा लगे वो करते जाओ. सक्सेस विल फॉलो यू डेफिनेटली. एक्चुअली क्या है, हम लोग सोशल मीडिया पे कभी कभार क्या करते हैं, 1-2 पोस्ट, कोई भी जो अपना सेक्टर का बात कर रहा हूँ मैं, 1-2 पोस्ट डाल दिया, उसके बाद में नहीं हो रहा तो हम लोग स्टेप बैक कर लेते हैं. तो वो होना नहीं चाहिए जी. सीरियसली. सो मुझे अच्छा लगा आज आपका साथ में बात करके, और मुझे ये बिलीव है जो आपका ये थीम जो है ना, जो माई सॉन्ग्स और हम लोग का थीम, जैसे किसी व्यक्ति का या किसी कपल का लाइफ स्टोरी या लव स्टोरी को लेके आप लोग जो थीम बना के, जो गाना बना के, जो आप वेडिंग में परफॉर्म करते हो, ये सरप्राइज देते हो, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और सक्सेस होने वाला है मुझे लग रहा है पर्सनली. एंड ये चैनल का माध्यम से, हम लोग का शो का माध्यम से ऑडियंस को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, মই অসমৰ ৰাইজক মই এইখিনি অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ, এইটো এটা ভাল কনচেপ্ট হয়, মোৰ নিজৰ ভাল লাগিছে. যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব, আমি হেল্প কৰিম সৈয়দৰ লগত কানেক্ট হ'বৰ কাৰণে. আশা কৰোঁ আজিৰ পডকাষ্টটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে.
যদি ভাল লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব কোনকেইটা গান ভাল লাগিছে আৰু থিমটো কেনেকুৱা লাগিছে আমাক জনাব সো आप लास्टली हम लोग का ऑडियंस को एक मैसेज देके आप समाप्त कर सकते हो फर्स्टली तो मुझे ये डेफिनेटली बोलना है कि थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके म्यूज़िक की बात करने में तो मुझे हमेशा मज़ा ही आता है आपने जो भी मुझसे पूछा सब एकदम रेलेवेंट था और सब बात में मेरी पर्सनल इंटरेस्ट थी मतलब म्यूज़िक रिलेटेड करियर कैसे ग्रो करे ये सब चीज़ें आई हैव बिन थ्रू आई हैव अंडरस्टूड अ लिटिल बिट वॉट एवर लिटिल आई हैव अंडरस्टूड मैं वो आपको बता पाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा आपने आवर स्पेशल सॉन्ग को लेके भी आपने जो अपने ऑडियंस को बोला है एक्चुअली मुझे ये थीम मुझे बहुत अच्छा लगा And और एक पॉइंट मैं टच करना भूल गया एक्चुअली मैं ऑडियंस के नोटिस में लाना चाहता हूँ मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ सिंगिंग एंड फिटनेस जी आप फिटनेस को मेंटेन कर रहे हो मुझे पता चला सो सिंगिंग एंड फिटनेस ये जरूरी है तो क्यों जरूरी है फिटनेस सिंगिंग मंत्रा आपका प्रिटी सिमिलर रहता है मेरे हिसाब से फिटनेस मेरा एक पैशन है सिंगिंग भी मेरा पैशन है और दोनों में मैं सेम ही मंत्र अप्लाई करता हूँ कि कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म गेन्स ये मैं अपने लाइफ में भी इन्वॉल्व रखता हूँ चाहे आप फाइनेंसेस को लेके हो चाहे आप करियर को लेके हो चाहे आप फिटनेस लेके हो चाहे आप म्यूज़िक लेके हो सब चीज़ों में मेरा हॉराइजन लंबे सालों तक रहता है कि मुझे ना 2 महीने में बॉडी बनानी है ना 2 महीने में करियर बनाना है ना 2 महीने में सबसे बेस्ट गाना लिखना है मुझे आज काम करना है कल करना है परसों करना है और मुझे ये यकीन है कि अगर मेरा आज एब्स नहीं बना अगर मेरा गाना आज वायरल नहीं हुआ अगर मेरी आज करियर फाइनेंस सबसे बेस्ट नहीं है तो करते 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 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल में हो ही जाएगी कंसिस्टेंसी एंड ऑथेंटिसिटी राइट ये 2 चीज़ मेरे मंत्र है थैंक यू सो मच सयुज फॉर जॉइनिंग अस एंड প্ৰিয় দৰ্শক মই আশা কৰোঁ আজিৰ পডকাষ্টটো আপোনালোক এনজয় কৰিছে যদি পডকাষ্ট খণ্ডটো ভাল লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ক'ব নেক্সট গেষ্ট কাক মাতিব লাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ৱাচিং নমস্কাৰ